गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है उसमें हम आज 6th क्लास के जो जियोग्राफी की बुक है उसका 5th चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो आज हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसा मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था, जब हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया था। मैंने बताया था आप लोगों की अर्थ ही ओनली एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। जो लाइफ को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करने वाले 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? लैंड, वाटर और एयर अवेलेबल है, इसलिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग अर्थ पर रह पाते हैं या फिर सांस ले पाते हैं। देखो, द सरफेस ऑफ अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन। जो सरफेस ऑफ अर्थ है, जो अर्थ का सरफेस है, वो क्या है? इज ए कॉम्प्लेक्स जोन। एक ऐसा जोन है जहाँ पर इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो कौन कौन से हैं वो 3 मेन कंपोनेंट्स? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये एक रिवर फ्लो कर रही है। तो इसके रिवर को इसमें क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। क्यों? इसके अंदर वाटर है। और हाइड्रो का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है ह्यूडर, HUDOR, इसका मतलब होता है वाटर। और इसी वर्ड से निकल के आया है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो वाटर से रिलेटेड चीज़ें उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोस्फीयर। सेकंड है लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। जो लैंड एरिया होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लिथोस्फीयर। और जो जिसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस का मतलब क्या होता है? वेपर। देखो, हाइड्रोस्फीयर हो गया, यहाँ पे वाटर दिख रहा है आपको, लैंड एरिया नज़र आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? लिथोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर तो यहाँ पर है, क्लियर है ना? तभी तो ये पक्षी उड़ रहे हैं यहाँ पर। देखो, ये एलिफेंट घूम रहा है यहाँ, ये हिरन्स घूम रहे हैं। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये अभी तक दिखते नहीं हम लोगों को यहाँ घूमते हुए। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ये आपको घर नज़र आ रहे हैं, लोग रह रहे हैं यहाँ पर, पक्षी उड़ रहे हैं यहाँ पे। देखो, एलिफेंट घूम रहा है, हिरन घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली तीनों चीज़ें हैं, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, लिथोस्फीयर मतलब लैंड और एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस। और गैसेस जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? इज़ द नैरो जोन, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती है। वेयर वी फाइंड, जहाँ पर हमें लैंड, वाटर और एयर टुगेदर, जहाँ में तीनों चीज़ें एक साथ मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जहाँ पर सभी प्रकार की लाइफ पॉसिबल है। आपको दिख रही है सभी लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे बर्ड्स भी है, मतलब एनिमल किंगडम भी है, प्लांट किंगडम भी है, प्लांट्स भी आ गए यहाँ पर। तो ये क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों चीज़ें कौन कौन? लैंड, वाटर और एयर एक साथ मिलते हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे हर प्रकार की लाइफ संभव है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों चीज़ें मिलती हों, लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। एक ऐसा जोन, एक नैरो जोन जहाँ पर वेयर ये तीनों चीज़ें मिलती है, लैंड, वाटर और एयर टुगेदर, और वहाँ पर हर प्रकार की लाइफ पॉसिबल है, उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। तो अब अगर आपसे पूछता है बायोस्फीयर का मतलब, तो बायोस्फीयर का मतलब वो जगह है जहाँ पर तीनों चीज़ें मिलती हैं, उसी को, उस जोन को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। क्लियर है? अब देखो लिथोस्फीयर के बारे में। अब हम अब जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और इनके बारे में वैसे हमें अब डीप से स्टडी करना है, तो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जस्ट अभी इमेज के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था इस बारे में कि ये जो लैंड एरिया है, मतलब जो रॉक पार्टिकल्स हैं, रॉक के जो पार्ट्स हैं, या फिर जो सॉलिड एरिया है अर्थ का, उसी को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। देखो, चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझते चलो, आप आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट इनमें है नहीं। तो जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, उसी को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। और ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? इट कंप्राइजेज ऑफ
इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट की रॉक्स है, चट्टाने हैं, एंड द थिन लेयर ऑफ सोयल, और जो मिट्टी की बिल्कुल पतली परत होती है मिट्टी की, उससे मिलके बने होते हैं। लिथोस्फीयर किससे मिलके बनता है? रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट की रॉक्स हैं, एंड द थिन लेयर ऑफ सोयल, इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? लिथोस्फीयर का। दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आपको पता है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट पाए जाते हैं सस्टेन ऑर्गेनिजम्स, और उन्हीं की वजह से, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं। अगर देखो अर्थ है, इसी से तो हमें खाने को मिलता है सब कुछ, तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसी से इस पर जो हमारी एग्रीकल्चर है वो ग्रो करती है। क्लियर है यहाँ तक? तो समझ गए आप लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर जो है सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का। लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, और किस किस से मिलकर बना होता है? रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो चट्टानें हैं अर्थ क्रस्ट की। अभी अर्थ क्रस्ट क्या होता है जब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, बाकी आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है। रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सोयल, जो मिट्टी की पतली लेयर है उससे मिलके क्या बनता है? लिथोस्फीयर का निर्माण होता है। अब जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ का सरफेस है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेनली। फर्स्ट क्या होता है? कॉन्टिनेंट, और सेकंड क्या पढ़ेंगे? ओशियनिक बेसिन। क्या? ओशियन बेसिन्स। फर्स्ट कॉन्टिनेंट और सेकंड है ओशियन बेसिन्स। जब आप लोगों ने कभी मैप पढ़ा हो, मैप को स्टडी किया हो, तो आपने देखा होगा कि जितने भी ओशियंस है, जो हमारे 5 मेजर इंपॉर्टेंट या मेजर ओशियंस हैं, वो सभी क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओशियंस क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद वन अनदर। तो आपने क्या करना है? अपना जो वर्ल्ड का मैप ओपन करना है और उसमें चेक करना है कि क्या सभी कॉन्टिनेंट्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या नहीं। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इमेज के तहत। ये देखो, ये सारे ओशियन है। ये जो ब्लू पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये सभी क्या है? ओशियन है, मतलब ये सब पानी नज़र आ रहा है आपको। क्लियर? तो देखो, ये सभी वाटर बॉडीज़ क्या हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट जो क्या ये कॉन्टिनेंट्स है, ये देखो जो ये कलर में नज़र आ रहे हैं आपको ब्राउन कलर के अंदर, ये सभी क्या है? कॉन्टिनेंट्स है। क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? नहीं। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट क्या है? एक कैसी बॉडी है? ये एक आइसलैंड कॉन्टिनेंट है, और ये किसी भी दूसरे कॉन्टिनेंट से टच नहीं करता। सेम इसी प्रकार से ये देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक दूसरे के टच करते हैं, बट इधर भी ये टच करते हैं। लेकिन क्या है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जितने भी ओशियन है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया था? अर्थ सरफेस को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था। किस किस के अंदर? फर्स्ट था कॉन्टिनेंट, सेकंड था ओशियन बेसिन्स के अंदर। अब ओशन मैंने बताया था आपको, जितने भी इम्पोर्टेंट जो मेजर ओशियंस है या ओशियंस है, वो क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। सभी ओशियंस क्या है? एक दूसरे से, या वाटर बॉडी जो भी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। कितनी है? 8848 मीटर। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अब इसकी हाइट 8850 मीटर हो चुकी है। 2 मीटर इसकी हाइट बढ़ चुकी है। वो शायद आपकी करंट का क्वेश्चन है, आपकी बुक्स के अंदर अभी अपडेट नहीं हुआ है। आपकी बुक में आपको 8848 मीटर ही मिलेगा, बट फ्यूचर के अंदर ये जब बुक्स के अंदर भी अपडेट हो जाएगा 8850 मीटर। अभी आप इसको 8848 मीटर ही याद रखो, क्योंकि आपकी बुक में यही दिया हुआ है। और दिस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। ये क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ये कहाँ पर है? आपको पता है नेपाल के अंदर है। हमारा जो हिमालय पर्वत है, इस पर स्थित है ये माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। ये तो बात रही हाईएस्ट पीक की। अगर अब मैं बात करूँ आप लोगों से, ग्रेटेस्ट डेप्थ, सबसे गहरा पार्ट कहाँ है? तो मैरियाना ट्रेंच है। क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच। कहाँ पर है ये? पैसिफिक ओशियन के अंदर। और इसकी डेप्थ कितनी है? गहराई कितनी है? 11022 मीटर, 11022 मीटर ग्रेटेस्ट डेप्थ है ये। आप देखो, ये है माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा। मतलब
जो समुद्र के अंदर जो गहराई है, डेप्थ है, वो हमारी जो हाईएस्ट पीक है उससे भी ज़्यादा है। मतलब समुद्र हमारी इस माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है। ओके, तो आप समझ गए होंगे अभी तक, ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी है, 8848 मीटर, और डेप्थ ऑफ मैरियाना ट्रेंच कितनी है, 11122 मीटर, और ये कहाँ पर है, किस ओशियन में स्थित है, पैसिफिक ओशियन के अंदर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है और कमेंट करना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप लोगों ने बुक के अंदर से पहले उसको लर्न करना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। जो फर्स्ट पर्सन कौन था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे पहले कदम रखे थे, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था, किसने क्लाइंब किया था, उसका नाम बताना है। फर्स्ट वुमेन कौन थी और किस सन में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, और इंडियन वुमेन कौन थी और उन्होंने किस सन में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखे थे फर्स्ट टाइम। तो ये तीनों आंसर है, आपकी बुक में मिल जाएंगे आपको। अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, बाकी इनका आंसर आप खुद बताना, बुक के अंदर आपके में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो कॉन्टिनेंट्स हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। कितने हैं, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है। कौन कौन से, इनको मैंने एरिया वाइज लगाया हुआ है। फर्स्ट है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये एरिया वाइज लगे हुए हैं, सबसे नंबर वाइज। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे अंटार्कटिका, सिक्स्थ पे यूरोप और 7वें नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अभी आपको मैप में भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर है एशिया कॉन्टिनेंट, सेकंड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, थर्ड है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फोर्थ नंबर पे ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका, ये यहाँ पर है फिफ्थ नंबर पे, सिक्स्थ पे कौन है, यूरोप, और 7वें नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अब 1 बाय 1 इन सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने स्टडी करना है, इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स। अब देखो, फर्स्ट है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये क्या करता है, कवर 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। जो टोटल लैंड एरिया है उसका 1/3 एरिया कवर करता है एशिया। जितना लैंड एरिया टोटल है उसका 1/3 एरिया ओनली एशिया कॉन्टिनेंट कवर करता है, इसलिए क्या है, लार्जेस्ट है। इसको आपने याद रखना है। थर्ड है, ये क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अच्छा, मैंने इससे पहले आपको जब ये बताया तो मैंने देखो, ये है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर पास कर रही है यहाँ से, एक पॉइंट मिस हो गया था। ये 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ से पास कर रही है। जब हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था, जो ये है 0 डिग्री क्या इक्वेटर है, ये एक लैटीट्यूड है। इसके जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का होता है इसको क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो आप देखो, आप जो हमारा लैंड एरिया है, मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया कौन से हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। किस में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर पूछे जो हमारा टोटल लैंड एरिया है उसका ज़्यादातर हिस्सा कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखो साउथ अफ्रीका है, और अफ्रीका का कुछ पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा जो मेजर पार्ट्स है बाकी कॉन्टिनेंट्स है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका का भी ज़्यादातर हिस्सा किस में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। ये पॉइंट मेरा भी मिस हो गया था एक। अब आ जाते हैं वापस पॉइंट पर। तो हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे। एशिया क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। कितना, जो टोटल लैंड एरिया है उसका 1/3 एरिया कवर करता है एशिया कॉन्टिनेंट। अब बात करें किस में आता है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। कौन से हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये देखो, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिख रही है। इसी को तो बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो इसके इधर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर कहाँ से डिवाइड होते हैं? इक्वेटर से। ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम कहाँ से डिवाइड करते हैं? प्राइम मेरिडियन से या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। तो जो इधर का हिस्सा हो गया इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये किस हेमिस्फीयर? देखो अगर चीज़ों को आप मैप से लर्न करोगे ना तो लंबे टाइम तक याद रहेंगे। अगर रटने की कोशिश करोगे तो मुश्किल से 2-3-4 दिन याद रख पाओगे, फिर भूल जाओगे आप। तो अब ये देखो एशिया को, ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। तो ये कौन से हेमिस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करता है या कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इसमें है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अगर ज़्यादातर हिस्सा जो हमारे ये हो गया देखो इक्वेटर, तो इसका एक इधर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर और इधर है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये मोस्टली किस में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। बट ऐसा नहीं, कम्प्लीटली नहीं है। देखो जो ये हिस्सा है कुछ ये आता है इसी के अंदर, किस में आता है? ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। बट ये कुछ हिस्सा इसका साउदर्न कॉन्टिनेंट में भी है। ऐसा नहीं कम्प्लीटली, मैं ये नहीं कह रहा कि कम्प्लीटली आपको ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करता है। बट हाँ इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट किस में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है और वैसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो यहाँ तक हो गया था। कहाँ पर एग्जिस्ट? एशिया कहाँ लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करती है। यूराल माउंटेन्स इन द वेस्ट, यूराल माउंटेन कहाँ है? इसके वेस्ट में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास करती है। ये देखो अगर ये इक्वेटर है, यहाँ पर ये इक्वेटर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ बताया था मैंने? इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो ये देखो यहाँ से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समथिंग यहाँ से जाएगी। तो फिर से 20 डिग्री है, जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये 20 डिग्री है। बट इससे थोड़ा सा ऊपर से निकलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से जाएगी 23.5 डिग्री। ये जा रही है यहाँ से, ये इंडिया में से जाती है, इंडिया के गुजरात में से एंट्री करती है और ये निकलती है इस तरीके से। तो ये कहाँ से गुजर रही है? एशिया कॉन्टिनेंट में से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही है? एशिया कॉन्टिनेंट में से। अगर पूछे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्या एशिया में से पास करती है? नहीं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखो ये जा रही है यहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में से निकलती है। जब ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो फिलहाल एशिया के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया कॉन्टिनेंट में से पास करती है। और अब बात करें यूराल माउंटेन की, तो यहाँ पर है यूराल माउंटेन, यहाँ है समथिंग यूराल माउंटेन, इधर है यूरोप और इधर है एशिया। इस यूराल माउंटेन के इधर क्या है? एशिया और इसके इधर क्या है? यूरोप। क्लियर है? तो जो यूराल माउंटेन कहाँ पर लाई करती है? इस जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसके वेस्ट में। भाई इसका एशिया, ये पूरा एशिया इसका वेस्ट ही तो है। यहाँ पर ये इसके वेस्ट में क्या है? यूराल माउंटेन। और जो यूरोप का और एशिया का जो कॉमन पोर्शन है, या फिर उसको भी कह सकते हो कि जो कंबाइंड लैंड मास है किसका? कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, उसको क्या बोलेंगे? यूरेशिया। EUR क्या बोलेंगे? EURASIA, EURASIA, उसको क्या बोलेंगे? यूरेशिया। जो कंबाइंड लैंड मास है किसका? यूरोप एंड एशिया का, उसको क्या बोलेंगे? यूरेशिया। तो एशिया के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी कवर हो गई है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है मोस्टली, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इसके वेस्ट में कौन है? यूराल माउंटेन है। इसके वेस्ट में यूराल माउंटेन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके अंदर से पास करती है। 1/3 एरिया टोटल लैंड मास का कवर करता है ये। उसके अलावा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो एशिया हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। देखो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, मैं सिर्फ वही कवर कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कोई एक आध पॉइंट में शायद ऐड कर रहा हूँ, वरना जो आपकी बुक में दे रखा है उतना ही हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो 6th क्लास की NCERT की बुक में दे रखा है वो। अब बात करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप कॉन्टिनेंट कहाँ है? इन द वेस्ट ऑफ द एशिया, एशिया के वेस्ट में है। अभी दिखाया आपको, एशिया के कहाँ है? वेस्ट में है। आर्टिक सर्कल इससे पास करती है। अब आर्टिक सर्कल क्या होता है? 66.1/2 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। कल मैंने पढ़ाया था आपको आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में, जो हमारा ग्लोब वाला चैप्टर था जिसमें हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर बताया था मैंने आप लोगों को। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो।
3 साइड्स वाटर बॉडीज़, ये क्या है, 3 साइड से किससे, वाटर बॉडीज से कवर्ड है। अब मैप में देखते हैं इसको, ये तीनों पॉइंट आप लर्न कर लो, फिर अभी मैप में देखेंगे इन चीज़ों को। पहला क्या है, इन द वेस्ट ऑफ द एशिया, एशिया के वेस्ट में लाई करता है, आर्टिक सर्कल पास करती है यहाँ से 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उसके अलावा 3 साइड से वाटर बॉडीज से कवर्ड है। अब मैप पे चलते हैं, देखो ये रहा यूरोप, यहाँ पर ये है यूरोप, ये क्या है, एशिया है। एशिया की किस में है, ये वेस्ट में है भाई, एशिया किस में है, वेस्ट में है। क्लियर है, 3 साइड से वाटर बॉडीज से कवर्ड है, इधर भी वाटर बॉडीज है, अटलांटिक ओशियन, नीचे मेडिटेरेनियन सी, और ऊपर क्या है ये, आर्टिक ओशियन। ओके भाई, इधर इस साइड में हो गया, मतलब इसके किस में, वेस्ट में, यूरोप के वेस्ट में कौन है, अटलांटिक ओशियन, इसके साउथ में कौन है, मेडिटेरेनियन सी, और इसके नॉर्थ में कौन है, आर्टिक ओशियन। और अभी थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, इसके अंदर से जो आर्टिक सर्कल है वो पास करता है। आर्टिक सर्कल कौन सा बताया मैंने, 66.5 डिग्री, ये देखो ये 66 है, 40 ये 60, ये 66 समथिंग यहाँ से क्रॉस पास करेगी, ये देखो 66.5 डिग्री समथिंग यहाँ से पास करती है। इसी को क्या बोलते हैं, आर्टिक सर्कल। अगर आर्टिक सर्कल के बारे में आपने पढ़ना है तो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है जिसमें हमने ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, वहाँ जाके आप समझ सकते हो चीज़ों को, अगर आपको नहीं पता है तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आर्टिक सर्कल है वो यूरोप कॉन्टिनेंट से पास कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है हमारा, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, थर्ड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। थर्ड कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट अभी मैंने बताया था कि अफ्रीका कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट है, मैंने सीरियल वाइज लगाए हुए थे। इक्वेटर ऑलमोस्ट पासिस ऑलमोस्ट मिडल, कह रहा है कि जो इक्वेटर है इसके बिल्कुल लगभग मिडल या बीच में से पास होती है। मैप में दिखाऊंगा आप लोगों को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सभी चीज़ें। मोस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इसका ज़्यादातर हिस्सा है वो कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऑल 3 लाइन्स पासिस, ऑल 3 लाइन्स का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 3 लाइन है, दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों लाइन अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास करती है। और ऐसा सिंगल कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइंस पास करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अगर आपसे पूछे वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों इंपॉर्टेंट लाइन, या फिर तीनों अगर लाइन के नाम दे देते हैं आप लोगों को कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों के तीनों किस कॉन्टिनेंट से पास करती है, तो कहाँ से पास करती है वो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है या सबसे हॉट डेजर्ट है, वो कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर। ऑल साइड्स ओशियंस एंड सी, इसके चारों तरफ कौन है, ओशियंस और सी, वाटर बॉडीज अवेलेबल है। उसके अलावा वर्ल्ड्स की जो लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका नाम क्या है, नील रिवर, वो भी कहाँ पे फ्लो करती है, अफ्रीका के अंदर फ्लो करती है। अभी इसको मैप में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये जा रही है यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर, तो 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे जस्ट इसका जो साउदर्न हेमिस्फीयर में कुछ पोर्शन आ रहा है, जो इसका ज़्यादातर हिस्सा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट किस में आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यही तो बताया था कि ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेकंड क्या बोला इन्होंने कि इसके चारों तरफ वाटर बॉडीज है, सभी साइड से वाटर बॉडीज से कवर्ड है। इधर देखो कौन है इसके ईस्ट में, इंडियन ओशियन, नॉर्थ में कौन है, मेडिटेरेनियन सी, ये शायद आपको नाम याद नहीं होंगे, ऊपर कौन है, मेडिटेरेनियन सी। इधर कौन है, अटलांटिक ओशियन, कौन सा है, अटलांटिक ओशियन, और इसके नीचे कौन है, साउदर्न ओशियन। तो ऑल 4 साइड से किससे कवर्ड है, ये वाटर बॉडी से। देखो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये जो मैप दिख रहा है ना, ये इमेज नज़र आ रही है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। और इसको लर्न करने का सिंपल तरीका है, सिर्फ आप इस मैप को ड्रॉ करो जितनी बार हो सकता है पॉसिबल। मुझे नहीं लगता सर हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब आप इसको ट्राई करोगे तो टाइम लगेगा इसके अंदर आप लोगों को, लेकिन इसको 2, 4, 5 बार जब आप खुद ट्राई कर लोगे अपने हाथ से, तो फिर अभी उससे नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको ड्रॉ करोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको ड्रॉ करने में।
तो सिर्फ आप इस मैप को ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो, इससे बेटर कोई तरीका नहीं है इस मैप को या फिर इन चीज़ों को लर्न करने का। अगर आपको ये मैप लर्न हो गया तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ये सब वैसे लर्न हो जाएंगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नील रिवर, ये भी कहाँ फ्लो करती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर फ्लो करती है और इजिप्ट के अंदर पास करके ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाके गिर जाती है। क्लियर है? इसके बारे में जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे अलग से तब कभी देखेंगे। ये इजिप्ट में से पास करते हुए मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती है ये रिवर, और लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नील नदी या नील रिवर। दो नदियों के कॉम्बिनेशन से बनती है, एक वाइट नील और एक ब्लू नील, जब दोनों मिलती हैं तो नील रिवर का निर्माण होता है, नील रिवर का ओरिजिन होता है। तो सारा डेजर्ट हो गया। सारा डेजर्ट क्या है? सबसे बड़ा डेजर्ट है दुनिया का और अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। अफ्रीका के किस पोर्शन में पाया जाता है? अफ्रीका की जो नॉर्दर्न अफ्रीका है वहाँ पर है। साउदर्न, ये जैसे अफ्रीका आपको दिख रहा है तो ये सारा डेजर्ट कहाँ पर है? यहाँ पर मिलता है। ये इजिप्ट है, इधर ये कंट्री इजिप्ट से स्टार्ट होता है, इस लास्ट में वेस्टर्न सहारा और मोरक्को वगैरह है ये, तो यहाँ तक चलता है ये। ठीक है, ये यहाँ पर फैला हुआ है, लगभग 10 कंट्रीज़ के अंदर ये सारा डेजर्ट फैला हुआ है। और कौन से पार्ट के अंदर है? नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर है ये, और ये दुनिया का सबसे हॉट डेजर्ट है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ऑल 3 लाइंस में आपको दिखा चुका हूँ। मोस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये भी बता दिया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर है इसके लगभग मिडल से पास कर रही है। इसका ऊपर का जो नॉर्दर्न पार्ट में जो पोर्शन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो ज़्यादा एरिया बचता है उसका, सेकंड लार्जेस्ट है। ये भी कवर्ड हो गया हमारा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो थर्ड लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। फर्स्ट था एशिया, सेकंड नंबर पे था कौन? अफ्रीका, थर्ड कौन है? नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर कम्प्लीटली ये कहाँ पे लाई करता है? नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर कम्प्लीटली। किस में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है, उसके वेस्ट साइड में लाई करता है। तो ये क्या हो गया? नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कम्प्लीटली, मतलब पूरा का पूरा ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। 3 ओशियन इसको सराउंड करते हैं, और कौन कौन से 3 ओशियन वो भी देख लेते हैं इमेज के अंदर। अभी हम ये देखो, यहाँ पर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आप देखो इसके 3 साइड में ओशियन बताए इन्होंने, कौन कौन से? एक तो पैसिफिक ओशियन, ये हो गया इधर, इधर अटलांटिक ओशियन, और ऊपर कौन सा आता है यहाँ पर? आर्टिक ओशियन। कौन सा है ये ऊपर? आर्टिक ओशियन। तो 3 साइड से क्या है? ये ओशियन से कवर्ड है। पैसिफिक ओशियन इसके वेस्ट में है, ईस्ट में कौन है? इसका अटलांटिक ओशियन, और नॉर्थ में कौन है? ये ऊपर आर्टिक ओशियन। क्लियर यहाँ तक? और क्या बताया था अभी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये देखो इक्वेटर आगे यहाँ पे जा रही है, तो इक्वेटर से ऊपर है, तो नॉर्दर्न कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल जरा सा पार्ट भी इसका साउदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये देखो यहाँ से पास कर रही है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसके वेस्ट में लाई करता है, मतलब इसका जो कम्प्लीटली क्या है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है या लाई करता है। देखो मैंने बिल्कुल चीज़ें रटी नहीं, आपको बिल्कुल मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े बस। तो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर। मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, किसके अंदर पाया जाता है ये? मोस्टली, मतलब कंप्लीटली नहीं बोला, देखो ध्यान रखना, इसमें साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ज़्यादातर हिस्सा इसका किस में आता है? साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। इसको ओशियन है, कौन कौन से ओशियन कवर करते हैं, किस किस ओशियन से कवर्ड है, अभी मैप में देखेंगे इस चीज़ को हम। एंडीज वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो कहाँ पर लाई करती है? कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है, और उसकी जो वेस्टर्न बाउंड्रीज है उस पर नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली हुई है। ये अभी मैप के अंदर दिखाएंगे आपको। सिर्फ आप याद रखो कि जो एंडीज है वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट जो रिवर है कौन सी है? देखो लॉन्गेस्ट रिवर थी नील, लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन, इन दोनों में फ़र्क है। ये जो नील नदी है इस तरीके से लंबी है, ओके, ये थी नील रिवर। बट जो अमेजोन नदी है वो है तो लंबाई तो कम है उसकी, बट उसका जो एरिया है वाटर कवर्ड है, मतलब वो ज़्यादा है, उसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी बड़ा है उसका। तो इसलिए क्या ये
लार्जेस्ट, इसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए हम, लार्जेस्ट। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है तो वो कौन सी है, अमेजोन। और अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट कौन सी है तो नील रिवर। नील कौन से कॉन्टिनेंट में थी, अफ्रीका में, और अमेजोन किस कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अब चलते हैं मैप पर। ये देखो यहाँ पर है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इन्होंने क्या बोला कि इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कहाँ लाई करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। देखो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में से 0 डिग्री इक्वेटर पास कर रही है, इसके ऊपर भी कुछ पोर्शन है, इसका मतलब कंप्लीटली तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, तो इसलिए इसका ज़्यादातर हिस्सा किस में है, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। कंप्लीटली और मोस्टली दोनों वर्ड में डिफरेंस है। ओशियन से किस किस से कवर्ड है, इसके इधर कौन है, पैसिफिक ओशियन है ये पूरा, और इधर कौन है, अटलांटिक ओशियन। 2 साइड से ये ओशियन से कवर्ड है। अगर आप नीचे भी देखना चाहें, नीचे भी दिखाए तो ये नीचे कौन इसका आता है, साउदर्न ओशियन आता है, बट इसके ईस्ट और वेस्ट में कौन है, वेस्ट में है पैसिफिक ओशियन और ईस्ट में कौन है, अटलांटिक ओशियन। और अच्छा, एंडीज की ओर बात कर रहे थे। जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी थी, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज थी वो कौन सी थी, एंडीज। और वो कहाँ पे लाई करती है, यहाँ पर है, ये है एंडीज। नॉर्थ से लेके साउथ तक इस यहाँ पर फैली हुई है एंडीज माउंटेन रेंज, किसमें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और जो अमेजोन रिवर है वो इसी पर्वत से निकलती है एंडीज से, और इधर ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक ओशियन में यहाँ के गिर जाती है। ये है पूरा ड्रेनेज सिस्टम किसका, अमेजोन रिवर का। फिर कभी रिवर्स जब पढ़ेंगे हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ओनली रिवर्स के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, अमेजोन रिवर कहाँ फ्लो करती है। वैसे बता दिया मैंने, ये इसी एंडीज पर्वत से निकलती है और इधर ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील से होते हुए इधर जाके अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। क्लियर है। तो एंडीज क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, और जो उसके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर नॉर्थ से साउथ तक फैली हुई है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजोन, ये भी मैंने आपको बता दिया कहाँ पे लाई करती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और उसकी मैंने लोकेशन भी आपको थोड़ा सा बता दी कि वहाँ पर आपको ये मिलेगी, पर जब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तब। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये कम्प्लीटली किस में आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। ये भी मैप दिखाएंगे। कम्प्लीटली का मतलब कम्प्लीटली, इसका जरा सा भी पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई नहीं करता है, बस ये याद रखना आप। आइलैंड कॉन्टिनेंट है, इसका मतलब क्या है, ये चारों तरफ से किससे कवर्ड है, वाटर बॉडीज से कवर्ड है। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ये देखो, ये रहा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये जा रही यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर, और 0 डिग्री इक्वेटर की क्या है, कम्प्लीटली साउथ में है, तो कम्प्लीटली क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में। और सभी साइड से किससे कवर्ड है, वाटर बॉडीज से। इसके इधर कौन है, पूरा इंडियन ओशियन दिख रहा है आपको, और इधर कौन है, ये पैसिफिक ओशियन। क्लियर। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कवर हो गया। देखो आपकी बुक में ना बिल्कुल बेसिक चीज़ें दे रखी हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा। आगे आप सोच रहे हो कि हम बिल्कुल बेसिक ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना दे रखा है उतना ही हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम कुछ, अच्छा हमारा कोई कॉन्टिनेंट एक रह जाता है ना, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट हमारा बच जाता है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट लास्ट है हमारा, कौन सा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। साउदर्न हेमिस्फीयर कंप्लीटली कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये कहाँ पर लाई करता है, कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये तो आपको पता है बिल्कुल, नीचे जो साउथ पोल है वहाँ पर लाई करता है हमारा कौन सा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। साउथ पोल एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के जो सेंटर में कौन एग्जिस्ट लाई करता है, या कौन लाई करता है, साउथ पोल। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इंडियाज़ रिसर्च स्टेशन, अच्छा अगर हम बात करें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की, तो इस कॉन्टिनेंट पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, आइस रहती है इस कॉन्टिनेंट पे हर टाइम। और ह्यूमंस जो है, वैसे लोग वगैरह रहते नहीं हैं यहाँ पर, बट सभी जो कंट्रीज़ है, बड़े बड़े देश हैं, उन सभी कंट्रीज़ की यहाँ पे रिसर्च स्टेशन खुले हुए हैं। वैसे यहाँ पे कोई सिटी विलेज वगैरह इस तरीके से नहीं मिलेंगे आप लोगों को इस कॉन्टिनेंट के अंदर। बाकी सभी कॉन्टिनेंट में बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है। बट इस कॉन्टिनेंट के अंदर क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और बर्फ़ रहती है, इस वजह से यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। बट
बड़े जो भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि इंडिया ने भी अपना रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है कहाँ पर, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। उसका क्या नाम है, मैत्री या फिर दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है, मैत्री, MAITRI, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो हमारी उस रिसर्च स्टेशन का क्या नाम है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब मैं सोच रहा हूँ इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर दूँ, पार्ट्स में बनाया ना जाए। अच्छा, ये आ गया वर्ल्ड का पूरा मैप। ये अभी मैंने आप लोगों को बता दिया इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से दिखाएंगे आप लोगों को। अब चलते हैं हमारे किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है नेक्स्ट। अब है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। हाइड्रो का मतलब मैंने बताया था कहाँ से निकल के आया, हाइड्रो वर्ड, हाइड्रस से, जिसका मतलब क्या होता है, वाटर। तो वाटर कवर से बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर क्या करता है, अर्थ का एक बिग एरिया को कवर करता है, अर्थ सरफेस को। दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। ये जैसे लेक्चर स्टार्ट हुआ था मैंने आप लोगों को बताया था। और जो अर्थ का 71% जो एरिया है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, कितना परसेंट लिखा हुआ है, 71%। ये किससे कवर्ड है, वाटर से। तो मतलब वैसे भी हम बता चुके हैं अर्थ का 2/3 पार्ट किससे कवर्ड है, वाटर से। तो लगभग कितना, ये 71% वाटर से कवर्ड है और 29% क्या है, लैंड एरिया है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। ये चीज़ें काफ़ी बार हम रिवाइज कर चुके हैं, बहुत बार आ चुकी है। अब देखो, जो वाटर होता है हमारे पास वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ रनिंग वाटर की, तो रनिंग वाटर और अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट इसी वजह से, जैसे हमारे पास आपको दिख रहा है ना, 71% क्या है, वाटर अवेलेबल है अर्थ के ऊपर। जो टोटल अर्थ है उसका 71% देखो कवर्ड किससे, वाटर से। इसीलिए तो हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अगर कोई पूछे अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, तो क्योंकि जो अर्थ का 71% एरिया है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। अब हम थे वाटर के ऊपर। जो रनिंग वाटर होता है वो हमें किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ओशियन में मिलेगा हमें रनिंग वाटर, रिवर्स के अंदर मिलता है, लेक्स में मिलता है। अगर बात करें हम आइस की, तो आइस कहाँ पे मिलती है हमें, ग्लेशियर में मिलती है, ग्लेशियर में आइस मिलती है हमें। अगर हम बात करें और वाटर किस फॉर्म में मिलता है हमें, अंडरग्राउंड वाटर भी मिलता है हमें। मतलब अंडरग्राउंड वाटर से भी, मतलब हम अंडरग्राउंड भी वाटर निकाल सकते हैं, या वाटर। और वाटर हमें किस फॉर्म में मिलता है, वाटर वेपर की फॉर्म में भी हमें मिलता है। वाटर किस फॉर्म में मिलता है, वाटर वेपर में। तो वाटर में किस किस फॉर्म में मिलता है, ओशियन में वाटर मिलता है, रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है। अगर बात करें हम आइस की, तो कहाँ पर मिलता है, ग्लेशियर के अंदर हमें आइस की फॉर्म में भी वाटर मिलता है। अंडरग्राउंड भी वाटर हमें मिलता है, जिसको हम निकालते हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू, या पंप वगैरह लगाते हैं ट्यूबवेल वगैरह में, आपके घरों में लगा हुआ होगा, उसी को मैं अंडरग्राउंड वाटर, उसी वाटर की बात कर रहा हूँ। ये जैसे घरों के अंदर क्या है, समरसिबल पंप लगे होते हैं, तो उससे हम पानी निकालते हैं। खेतों में एग्रीकल्चर के लिए भी वाटर यूज़ करते हैं, किसी ने देखा हो तो उसी अंडरग्राउंड वाटर की बात हो रही है यहाँ पे। और वाटर वेपर का मतलब ये होता है कि जिस कुछ वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर वेपर की फॉर्म में। कि वाटर ही तो है वो भी, मतलब वाटर क्या है, वो अपनी पोजीशन या फॉर्म चेंज करता रहता है। कभी आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कभी वाटर वेपर में, कभी लिक्विड की फॉर्म में हो जाता है, कभी गैसेस फॉर्म में, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता कभी भी। देखो हमारे पास वाटर कितना अवेलेबल है, 71% अर्थ पे वाटर अवेलेबल है। मतलब वाटर की कमी नहीं है अगर देखा जाए तो धरती पे। लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। हमारे पास क्या है, पानी की कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा इमेज ये क्लियर नहीं है, क्योंकि जो अर्थ पे जो वाटर अवेलेबल है उसका 97.5 लिखा हुआ है। ये 97.5% वाटर कैसा है, सोल्टी है, जो हमें कहाँ मिलता है, ओशियन के अंदर मिलता है। और ओशियन का वाटर पीने के लायक नहीं है, आप लोगों को पता है, उसको पीने से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे पास है, मतलब पानी तो काफ़ी है अर्थ पर, लेकिन हमारे पास पीने के जो पानी की कमी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। क्यों, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो कहाँ पाया जाता है, ओशियंस में पाया जाता है। और वो कैसा है, सोल्टी है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम उसको फ़िल्टर करने की भी सोचें तो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है वो हमारे लिए। कर सकते हैं लेकिन काफ़ी हद तक कॉस्टली पड़ता है वो।
फ्रेश वाटर कितना है, ओनली 2.5% है। कितना है, 2.5%। ये फ्रेश वाटर लिखा हुआ है, फ्रेश वाटर कितना है, ओनली 2.5%। तो ये दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। वाटर कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, ओशियन से मिलता है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, आइस से मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर भी मिलता है हमें, और वाटर वेपर से भी वाटर होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में भी वाटर हो सकता है। वाटर की शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि जो वाटर है वो उसका जो 97.5% है वो कैसा है, सोल्टी वाटर है। अब अगर मैं बात करूं ओशियंस के बारे में, अब हम कंटिन्यू करते हैं किस चीज़ के बारे में, ओशियन के बारे में। तो मेजर पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर, जो ओशियंस होते हैं क्या होते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर के मेजर पार्ट होते हैं। मतलब वाटर के मेजर पार्ट कौन है, ओशियंस ही है, क्योंकि जो वाटर है वो 97.5% वाटर कहाँ पे है, ओशियंस के अंदर ही अवेलेबल है। तो अगर हमारे पास 5 मेजर ओशियंस कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशियंस, ये अकॉर्डिंग टू इनके जो एरिया वाइज है उसके अकॉर्डिंग से लगे हुए हैं। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशियन, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन, फोर्थ नंबर पे साउदर्न ओशियन एंड फिफ्थ नंबर पे आर्टिक ओशियन। तो ओशियंस क्या है, मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर है। क्या है, मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। और कौन कौन से ओशियन है, 5 मेजर ओशियंस है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ नंबर है साउदर्न ओशियन और फिफ्थ नंबर कौन सा है, आर्टिक ओशियन। तो 1 बाय 1 हमें क्या करना है, इन सभी ओशियंस के बारे में स्टडी करना है। तो जो ओशियंस के अंदर जो वाटर होता है वो ऑलवेज मूविंग होता है, मतलब कभी भी आपको रुका हुआ नहीं मिलेगा पानी ओशियंस के अंदर, वो मूवमेंट करता रहता है। और मूवमेंट किस फॉर्म में करता है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, वेव। समुद्र के अंदर क्या होती है, लहरें उठती रहती हैं, ये काफ़ी बार आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, वेव्स। ठीक है। सेकंड क्या होता है, टाइड। अच्छा, टाइड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप लोग ना गूगल पे सर्च करके देखना टाइड वर्ड, इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा टाइड्स क्या होती हैं। बस इनके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट मैंने आपको बताया कि ओशियंस के अंदर जो वाटर होता है वो कभी भी रुके हुए है, फिर कांस्टेंट मोशन रहता है, वो हमेशा मूव करता रहता है, मोशन के अंदर रहता है। तो उसके मोशंस के कौन कौन से कारण हैं, तो वेव हो गया, सेकंड टाइड हो गया, थर्ड है ओशियनिक करंट्स। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में फिर कभी डिटेल से पढ़ेंगे। ओशियनिक करंट्स इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 मेजर ओशियंस मैंने आपको बता दिए, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्टिक ओशियन। इसके नाम आप याद कर लो। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन क्या है, लार्जेस्ट ओशियन है, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। और ये क्या करता है, 1/3 ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का कितना 1/3 एरिया कौन कवर करता है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन क्या है, अर्थ का 1/3 एरिया कवर करता है, ओनली नहीं, काफ़ी बड़ा एरिया है वैसे ही। सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा ओशियन पूछे आपसे कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। कितना एरिया कवर करता है अर्थ का, 1/3 एरिया। और इसकी शेप कैसी है, सर्कुलर। कैसी शेप है इसकी, सर्कुलर शेप है। अभी इमेज में दिखाएंगे आप लोगों को। और बात करें कॉन्टिनेंट्स, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स टच करते हैं, जैसे जब हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि किस कॉन्टिनेंट को कौन कौन से ओशियन टच करते हैं। बट जब हम ओशियन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है कि उस ओशियन के चारों तरफ कौन कौन से कॉन्टिनेंट लगते हैं। तो पैसिफिक ओशियन हो गया, सबसे लार्जेस्ट है, 1/3 ऑफ अर्थ का एरिया कवर करता है। कैसी शेप कैसी है, सर्कुलर है। और कौन कौन से कॉन्टिनेंट इसको टच करते हैं, या इसके कौन कौन से कॉन्टिनेंट है वो देख लेते हैं। ये देखो इधर है पैसिफिक ओशियन, इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और जो नीचे का होता है इसको क्या बोलते हैं, साउथ पैसिफिक ओशियन। क्या बोलते हैं, साउथ पैसिफिक। वैसे कंप्लीटली क्या ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है। इधर देखो, ये इधर हो गया और ये इधर है कुछ हिस्सा, क्योंकि अर्थ राउंड है ना, तो इधर से स्टार्ट होके चल रहा है, ऐसे चलता है ये पूरा पैसिफिक ओशियन है ऐसे, और ये इधर यहाँ तक, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। ऊपर वाले को नॉर्थ पैसिफिक बोलते हैं, इसके नीचे वाले को साउथ पैसिफिक बोलते हैं, इसके नीचे को साउथ पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। और इसकी शेप कैसी है, सर्कुलर नज़र आ रही है, आपको दिखेगा। जब इनको दोनों को टच करेंगे आप, इसको ग्लोब पर जब आप इसको देखोगे तो यही डिफरेंस है मैप में और ग्लोब में। जब हम पूरी अर्थ को एक साथ स्टडी करते हैं तो मैप हमारी ज़्यादा अच्छे से हेल्प नहीं कर पाता, उस टाइम ग्लोब ज़्यादा बेटर होता है हमारे लिए। जब हम
प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस लेक्चर में ग्लोब और मैप का कंपेयर कर रहे थे, तो शायद अब आपको थोड़ा सा महसूस होगा उस चीज़ को देख के। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में कि पैसिफिक ओशियन को कौन कौन से कॉन्टिनेंट टच करते हैं। देखो इधर ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट क्या टच कर रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट टच कर रहा है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ईस्ट में, और इधर वेस्ट में कौन है, ये ऊपर एशिया कॉन्टिनेंट हो गया ये, और इधर कौन है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो 4 कॉन्टिनेंट टच करते हैं पैसिफिक ओशियन को, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट टच करते हैं। देखो ये चीज़ें ना सिर्फ मैप से आप कर लो, काफ़ी आसान है, दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर वैसे रटने बैठोगे तो शायद नहीं याद रह पाएंगी चीज़ें, आप भूल जाओगे कितना ही कोशिश कर लेना। इसलिए मैं खुद मैप से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपकी हैबिट में आ सके वो चीज़ें। सेकंड है अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है एस, किस आकार का है ये, एस का है। सेकंड लार्जेस्ट है ये, सबसे लार्जेस्ट कौन था, पैसिफिक ओशियन था, सेकंड लार्जेस्ट कौन है, अटलांटिक ओशियन है। शेप कैसी है इसकी, एस आकार की है, जैसे एस लिखते हैं ना इंग्लिश का एस, इस तरीके की शेप है अटलांटिक ओशियन की। इसकी जो कोस्ट लाइन है हाईली इंडेंटेड है। हाईली इंडेंटेड का क्या मतलब होता है, जो इसकी कोस्ट लाइन है उसको इंडेंटेड दिखाता हूँ मैं अभी आपको इमेज के अंदर। इसकी कोस्ट लाइन कैसी है, हाईली इंडेंटेड है। और इस इंडेंटेड होने से क्या फ़ायदा होता है कि जो पोर्ट्स वगैरह के लिए या फिर हार्बर्स के लिए ना, हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं उसको किसको, जो इसकी कोस्ट लाइन है उसको अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर पाते हैं या यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस के लिए आप ये समझ सकते हो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ओशियन। और बिजिएस्ट ओशियन भी बोल सकते हो, किस पर्पज़ से, कॉमर्स के पर्पज़ से, वो समझ गए ना, बिजनेस के पर्पज़ से, जहाँ पोर्ट वगैरह, जो शिप वगैरह जहाँ पे आते जाते रहते हैं, पोर्ट्स वगैरह काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े पोर्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। वो कभी पोर्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस ओशियन के क्या, या किस ओशियन में कौन कौन से पोर्ट्स वगैरह हैं, किस किस कंट्रीज़ के अंदर, तब बताएंगे आप लोगों को। बस आपको ये याद रखना है कि इसकी कोस्ट लाइन कैसी है, फ़िलहाल के लिए इंडेंटेड है, और इंडेंटेड की वजह से जो इसके लिए, जो पोर्ट्स के लिए या फिर हार्बर्स के लिए, शिपिंग के लिए जो ये लोकेशन है काफ़ी आइडियल है, मतलब कि अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करता है, आप ये समझ लो। और इस वजह से क्या है, ये बिजिएस्ट ओशियन है। कैसा है, बिजिएस्ट ओशियन है, काफ़ी बिजी ओशियन है, कॉमर्स पर्पज़ से, व्यापार के पर्पज़ से, समझ लो आप सिंपल लैंग्वेज में। अब आपको दिखाते हैं इंडेंटेड का मतलब क्या होता है। इंडेंटेड दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये यहाँ पे इंडेंटेड कोस्ट लाइन, अभी बोला था ना इंडेंटेड कोस्ट लाइन, तो ये ऐसी कोस्ट लाइन है इसकी, बिल्कुल इक्वल नहीं है, इस तरीके से कोस्ट लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेड कोस्ट लाइन। तो कोस्ट पे एक अच्छा खासा एरिया प्रोवाइड करती है, इसकी वजह से शिपिंग के लिए या फिर पोर्ट वगैरह के लिए ये काफ़ी, आप ही कह सकते हो अच्छी जगह है, या फिर एक आइडियल लोकेशन या आइडियल सिचुएशन प्रोवाइड करता है ये। इंडेंटेड कोस्ट लाइन का मतलब समझ गए ना, लिखा हुआ है ना इंडेंटेड कोस्ट लाइन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेंटेड कोस्ट लाइन, तो आप समझ गए होंगे इंडेंटेड कोस्ट लाइन का मतलब, जो बिल्कुल इक्वल नहीं है, बस आप ये समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। तो हमारा हो गया यहाँ पे कौन सा, अटलांटिक ओशियन। अब इसकी शेप कैसी है, मैप में अभी आप लोगों को दिखाया नहीं, मैप में और दिखा देते हैं, शेप कैसी है, एस शेप है इसकी, एस आकार की, और कोस्ट लाइन के बारे में हो गया है। अब एक बार इसका आपको शेप और दिखा देते हैं मैप के अंदर, ये देखो यहाँ पे लाई करता है अटलांटिक ओशियन, ये रहा, ये है इस तरीके से, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसकी शेप कैसी है, एस। जो इस वाले को ऊपर के पोर्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथ अटलांटिक ओशियन। ऊपर का नॉर्थ अटलांटिक, नीचे का साउथ अटलांटिक, ये कंप्लीट वैसे एक ही है, एस आकार में है ये, यहाँ से यहाँ तक एस आकार का है, और ये क्या है, एक ही ओशियन है, कौन सा है, अटलांटिक ओशियन। अगर पूछे कौन कौन से कंट्रीज या कौन कौन से कॉन्टिनेंट टच करते हैं इसको, तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, इधर है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट वेस्ट में, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और अगर बात करें ईस्ट की तो यूरोप, और नीचे कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये 4 कॉन्टिनेंट है जो इसको टच करते हैं अटलांटिक ओशियन को। आप एक बार मैप याद कर लो, आपको मैं इतनी देर से जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसका 70% तो सिर्फ ओनली मैप को लर्न करने से ही याद हो जाएगा। आप वर्ल्ड मैप की जो इमेज है, इस इमेज को लर्न कर लो एक बार, और उसके बाद वीडियो को अच्छे से देख लेना। लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ को समझने में आपको।
नेक्स्ट है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन क्या होता है? ये एक ऐसा ओशियन है, ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, किसी कंट्री या किसी देश के नाम पर जिसका नाम रखा गया है। और वो किस देश के नाम पर रखा गया है? हमारा प्यारा भारत, मतलब इंडिया। इंडिया के नाम पे इस ओशियन का नाम रखा गया है इंडियन ओशियन। क्या नाम रखा गया है इसका? इंडियन ओशियन। इसकी शेप कैसी है? ट्राइंगुलर। इसकी शेप भी अभी आपको दिखाएंगे कैसी शेप है, ट्राइंगुलर। और कौन कौन से कंट्री, कौन कौन से कॉन्टिनेंट इसको टच करते हैं, तो हम अभी मैप में देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके रिगार्डिंग? एक तो इसका जो ओनली कॉन्टिनेंट, अगर आपसे पूछे कि ओनली ओशियन है जिसका नाम किसी कॉन्टिनेंट के नाम पर रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि पांचों कॉन्टिनेंट में ओशियन में से कौन सा ओशियन है जिसका नाम किसी कॉन्टिनेंट पर रखा गया है, तो कौन सा है? इंडियन ओशियन। और उसका नाम किस कंट्री के नाम पर रखा गया है? हमारे देश, मतलब हमारे प्यारे भारत, मतलब हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसके नाम पर रखा गया है इसका नाम इंडियन ओशियन। अब बात करें कौन कौन से कॉन्टिनेंट टच करते हैं, तो ऊपर है एशिया कॉन्टिनेंट, ये टच कर रहा है नॉर्थ में। इधर वेस्ट में कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट टच कर रहा है। और इधर कौन है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट टच कर रहा है। ये है पूरा इंडियन ओशियन। ये कौन सा है? इंडियन ओशियन। और इसकी शेप कैसी है? देखो ट्रायंगुलर बन रही है यहाँ पे, ये ट्रायंगुलर, इसलिए इसको बोलते हैं कैसी शेप है? ट्रायंगुलर। आई होप ये सब चीज़ें अभी तक आपकी क्लियर हो गई होंगी। आप देखते हैं नेक्स्ट कौन सा बचा हमारा? साउदर्न ओशियन। कौन सा है? साउदर्न ओशियन। एनसर्कल अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड्स टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। एनसर्कल अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को क्या करता है? एनसर्कल करता है। अब इसको भी मैप में ही बताते हैं, आप लोगों को ज़्यादा आसानी से क्लियर हो पाएगा। ये देखो यहाँ पर है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये अंटार्कटिका आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ है। ये इमेज मैप आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वन पोर्शन है। तो इस तरीके से ये ओशियन है, साउदर्न ओशियन, ये इस अंटार्कटिका के चारों तरफ इस तरीके से फैला हुआ है। और कहाँ तक? जो 60 डिग्री इधर, और उसमें नॉर्थ साइड में 60 डिग्री जो हमारा लेटीट्यूड है, क्या है हमारा? 60 डिग्री ऑफ साउथ लेटीट्यूड है। कहाँ तक जाता है ये? 60 डिग्री ऑफ साउथ लेटीट्यूड तक। कहाँ तक लाई करता है ये? 60 डिग्री ऑफ साउथ लेटीट्यूड तक। देखो ये लाइन यहाँ से समथिंग है 60 डिग्री आएगा, यहाँ से आएगा समथिंग 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। तो इसके ऊपर लाई करता है ये। मैं इसको एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो पाए। ये देखो, ये यहाँ से समथिंग 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पास कर रही है। साउथ लेटीट्यूड क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, इसके नीचे क्या है? साउथ है, पूरा साउथ लेटीट्यूड है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इसमें आएगा 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है। इसके नीचे जो भी पोर्शन है, ये इसमें जो भी वाटर बॉडीज आपको ये ब्लू कलर का वाटर दिख रहा है, ये पूरा कौन सा है? साउदर्न ओशियन। और ये अंटार्कटिका ओशियन के चारों तरफ इस तरीके से फैला हुआ है। आप कभी गूगल पे सर्च करके किसी अनदर इमेज के अंदर इसको देखने की कोशिश करना, ऐसा नज़र आएगा आपको। अगर आपसे पूछे कहाँ पर है ये, तो अंटार्कटिका सर्कल के अराउंड, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसको एनसर्कल करता है। और कहाँ तक लाई करता है ये? जो 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है वहाँ तक लाई करता है ये, ठीक है ना। चलो अब लास्ट बचता है हमारा कौन सा? आर्कटिक सर्कल। कौन सा है? आर्कटिक सर्कल। जिस तरीके से ये कहाँ पर लाई कर रहा था? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स के अराउंड लाई कर रहा था। तो ये सराउंड द नॉर्थ पोल, ही किसको सराउंड करता है? नॉर्थ पोल को। नॉर्थ पोल कहाँ आपको पता ही है। और उसके अलावा मैं बात करूँ कनेक्टेड पैसिफिक ओशियन एंड क्या करता है? कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशियन को। किससे कनेक्ट करता है? पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट होता है। ये कैसे कनेक्ट होता है? बाई बेरिंग स्ट्रेट की मदद से। किसकी मदद से? बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट क्या होता है ये भी बताएंगे, स्ट्रेट वर्ड क्या होते हैं ये। इट इज़ बाउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। जो यूरेशिया है उससे ये बाउंडेड है। इसको बताते हैं इसका मतलब क्या है। अभी आप लोगों को इरेज कर देते हैं 1 मिनट। अब चलते हैं मैप पे। ये देखो यहाँ पर है हमारा आर्कटिक सर्कल, ये दिख रहा है यहाँ पर पूरा, ये है हमारा आर्कटिक सर्कल। जिस तरीके से साउदर्न ओशियन नीचे था, ये है आर्कटिक सर्कल नहीं, आर्कटिक ओशियन। तो ये है हमारा नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। नॉर्थ पोल को कौन सराउंड करता है? आर्कटिक ओशियन। और ये है इधर देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ साइड में, ओके।
और ये है यूरेशिया। ये कौन सा है? यूरेशिया। और यूरेशिया की किस में है, कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है। तो किस किस के नॉर्थ में है? ये नॉर्थ अमेरिका के और यूरेशिया के नॉर्थ में है। और जो यहाँ पर है नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल को क्या करता है? एनसर्कल करता है। नॉर्थ पोल के अराउंड फैला हुआ है ये कम्प्लीटली। अब बात करते हैं स्ट्रेट के। स्ट्रेट क्या होता है? बेरिंग स्ट्रेट की हेल्प से ये पैसिफिक ओशन के से टच करता है, पैसिफिक ओशन को। अब दिखाते हैं आप लोगों को स्ट्रेट के बारे में, 1 मिनट। अच्छा भाई, स्ट्रेट कहाँ है? ये देखो यहाँ पर स्ट्रेट क्या होती है? जब दो वाटर बॉडीज होती है, जैसे इधर एक वाटर बॉडीज है यहाँ पर, ये कौन सा है हमारा? बे ऑफ बंगाल। और इधर कौन सा है? अरेबियन सी। इसके बीच में से जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में से जरा सा थोड़ा सा ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। इधर अरेबियन सी, इधर कौन है? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल इस अरेबियन सी से कनेक्टेड है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में से छोटी सी वाटर बॉडी है, मतलब बिल्कुल जो थोड़ा सा पानी है उससे ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। स्ट्रेट वर्ड जब भी सुने तो आप देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्ट्रेट इज ए नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। नैरो कनेक्टिंग ऑफ क्या है ये? नैरो पासेज ऑफ वाटर, मतलब जहाँ हल्का हल्का पानी होता है वो क्या करता है? दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, चाहे वो सी हो या फिर ओशियन हो। सी एंड ओशियन कुछ भी हो सकते हैं। इधर यहाँ पे क्या है? ये बे ऑफ बंगाल है और इधर कौन है? अरेबियन सी है। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? ये वाटर बॉडीज कनेक्ट कर रही है। इसका नाम क्या है? देखो ये वाटर बॉडीज है, ये बिल्कुल ज़रा सी लाइन है। आप बड़े मैप में इसको सर्च करना गूगल पे और फिर देखना इसको कि वाटर बॉडीज कौन सी है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, बे ऑफ बंगाल को और अरेबियन सी को कनेक्ट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। और इस स्ट्रेट का नाम क्या है? देखो, नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट का नाम बताओ। तो वैसे नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है पाक स्ट्रेट। वैसे आपको पाक स्ट्रेट सुन के अजीब नहीं लगना चाहिए क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है और इसका नाम रख रखा है पाक स्ट्रेट। वैसे पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे, तो नाम से कंफ्यूज मत होना कि भी पाक स्ट्रेट नाम सुन के आप पाकिस्तान के पास सर्च करो जाके कि कहीं वहाँ मिलेगी आप लोगों को। अगर बात करें दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। बट अगर जो दो बड़े लैंड मास है, जैसे ये अमेरिका हो गया, सॉरी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों इस पतली सी पट्टी से कनेक्ट है यहाँ से देखो, तो इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। या कोई काफ़ी लोग इसको इस्थमस भी प्रोनाउंस करते हैं, तो आप अपनी प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप किस तरीके से करते हो इसको। इस्थमस। तो ये क्या है? ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेज। कोई एक पतली सी धरती या फिर पतला सा लैंड मास, बारीक लैंड मास या नैरो लैंड मास, जब दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका नीचे साउथ अमेरिका, इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। इस्थमस। और जब दो बड़े वाटर बॉडीज़ एक नैरो वाटर बॉडीज़ की नैरो पैसेज ऑफ वाटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। अब स्ट्रेट में और इस्थमस में आप लोग डिफ्रेंशिएट ईजिली कर पाओगे। क्लियर है ये चीज़? जब दो बड़े लैंडमास किसी बारीक लैंडमास से कनेक्टेड होते हैं, अगर इनके बीच में देखो वाटर ही होता तो कनेक्ट होते कैसे? ये फिर तो जुड़ते नहीं एक दूसरे से। अगर देखो मान लेते हैं यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर वाटर नहीं होता, सॉरी या लैंड नहीं होती, वाटर होता है यहाँ पर इस एरिया के अंदर, तो कनेक्ट होते ही नहीं, फिर तो सेपरेट हो जाते वाटर से। क्लियर है ना? अब अटैच है एक दूसरे से। अब बिल्कुल बारीक सी लैंड मास है, यहाँ पे नैरो स्ट्रिप है एक किसकी? लैंड की, तो इसलिए कनेक्टेड है दोनों। ये बिग लैंड मास है, ये इधर साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। और अगर कोई वाटर बॉडीज़ को कोई बारीक वाटर बॉडीज़ कनेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। अगर मैं सिंपल सी आपको लैंग्वेज में समझाऊँ, देखो एक इधर बड़ी वाटर बॉडीज है, एक ओशियन है इधर कोई बड़ा, और इधर है एक सी, और बीच में से जरा सी पतली सी एक नहर निकली हुई है, थोड़ी सी पतला सा वाटर है, ऊपर पूरा लैंड है, इधर ये नीचे भी लैंड है, इधर ये सी है और ये ओशियन है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है किससे? इस पानी की कि कोई नहर निकाल दो आप, या फिर ये बोल दो कोई पतला सा थोड़ी सी जरा सा पानी है जो इस ओशियन के वाटर को इस सी के वाटर से कनेक्ट करता है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट।
अब आप इजीली समझ गए होंगे इस चीज़ को, बाकी नहीं समझे तो एक दो बार रिमाइंड कर लो वीडियो को, फिर आगे पढ़ने को मिलेगा, क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो हमारा आर्टिक सर्कल हो गया कंप्लीट यहाँ पर, और ये मैंने बता दिया इट इज़ बाउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका उसके नॉर्थ साइड में कौन है, आर्टिक ओशन है, और यूरेशिया के नॉर्थ साइड में कौन लाई करता है, आर्टिक ओशन लाई करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा बचता है इसके अंदर एटमॉस्फेयर। अब हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या होता है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये मैंने एटीएम लिखा हुआ है, इसका मतलब है एटमॉस्फेयर। दो अर्थ है इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस, जो अर्थ है वो किससे, गैस की एक लेयर से सराउंडेड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, आप समझ गए आप एटमॉस्फेयर क्या है। जैसे कि आप हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है जहाँ पे अब हम बैठे हुए हैं जिस टाइम पे, इसके ऊपर आप लोगों को एयर दिखाई दे रही है, हवा है, उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन भी है, और भी काफ़ी गैसेज हैं। और ये जब हम आसमान में ऊपर की तरफ जाते हैं तो काफ़ी हाइट तक अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हम स्काई के अंदर यूनिवर्स में चलते जाएंगे और ये एटमॉस्फेयर हमें मिलता जाएगा, नहीं, एक फ़िक्स हाइट है, वहाँ तक ही हमें मिलेगा ये, वो मैं बताऊँगा मैं कहाँ तक मिलेगा आपको। उसके बाद एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है, क्लियर है ना। वहीं तक एक फ़िक्स हाइट तक ये गैसेज हम लोगों को मिल पाएंगी, उसके बाद ये गैसेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर वहाँ हम ऊपर जाते हैं तो फिर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वहाँ पर। इसलिए जब जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ एयर वगैरह उन लोगों को नहीं मिलती वहाँ पर। तो अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो आप ये समझ सकते हो कि जो हमारी अर्थ के चारों तरफ एक बारीक सा कम्बल उड़ा रखा है, क्योंकि अर्थ एक पूरे यूनिवर्स में छोटी सी अर्थ है, उसके ऊपर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है। तो आप ये समझ लो जैसे हम लोग सर्दी के अंदर अपने कम्बल लपेट लेते हैं ना, लोई वगैरह लपेट लेते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे, इसी तरीके से अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट लपेटा हुआ है, एटमॉस्फेयर उसी को बोलते हैं। इट इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ प्लेनेट। ये क्या है, इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ प्लेनेट। ये सिर्फ अर्थ के ऊपर ही अवेलेबल है हमारा जो एटमॉस्फेयर। या किसका एटमॉस्फेयर है, अर्थ का, हमारा इंटीग्रल पार्ट है और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर शायद एटमॉस्फेयर ना होता तो अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाती। और ये करता क्या है, इसका काम क्या है। अब एटमॉस्फेयर है तो इसके अंदर एयर वगैरह हो गई, उससे हम क्या, ऑक्सीजन है, तो क्या प्रोवाइड करती है हमें, प्रोवाइड एयर फॉर ब्रेथ, हमें सांस लेने के लिए हवा प्रोवाइड करती है। एंड प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज, जो सूरज की लाइट से जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, सन की लाइट से जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स या उस जो भी हमारे लिए कोई नुकसानदायक रेडिएशन से निकलती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो कौन प्रोटेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। और अगर बात करें एटमॉस्फेयर की, जैसे मैंने अभी बताया कि ये यूनिवर्स में ये जब हम अर्थ से आसमान की तरफ या स्पेस की तरफ मूव करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हाइट तक हमें एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। कहाँ तक एटमॉस्फेयर अवेलेबल होता है, ओनली 1600 किलोमीटर। जब हम अर्थ के सरफेस से लगभग 1600 किलोमीटर की हाइट तक जाते हैं, हमें वहाँ तक एटमॉस्फेयर मिलता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है। क्लियर है। वो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर में हमने इसको डिवाइड कर रखा है पढ़ने के लिए, अपने समझने के लिए। जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को ये, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हमने कितने पार्ट में, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, उन चीज़ों को समझने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब किसके हिसाब से डिवाइड किया हमने, टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर घटता बढ़ता है, चेंज होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज कर लिया कि भाई इस यहाँ तक जो अर्थ की कंपोजिशन है या जो लेयर है इसमें टेम्परेचर अलग है, तो इसको हमने अलग टेम्परेचर या अलग लेयर का नाम दिया। ठीक है, अभी हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड अदर प्रॉपर्टीज़, और उनकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेस पे हम लोगों ने उसको डिवाइड कर रखा है। सिर्फ आपकी बुक में इतना ही लिखा हुआ है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर की हाइट तक ही अवेलेबल है। और जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हमने उसको कितने पार्ट में, 5 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। और वो लेयर हमने किस बेस पे डिवाइड किया है, टेम्परेचर और कुछ उसकी अदर प्रॉपर्टीज़ है। और वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो फिर कभी हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे आपके में। तो आप समझ गए एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो भी हमारी अर्थ के ऊपर गैसेस अवेलेबल हैं या फिर गैसेस हैं जिन्होंने हमारी अर्थ को सराउंड कर रखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं।
और ये अर्थ का एक इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है या फिर हमें प्रोटेक्ट करता है, जो सूरज से हानिकारक रेज आती हैं उससे हमें बचाता है। उसके अलावा हमें एयर सांस लेने के लिए हवा एयर प्रोवाइड करता है। देखो एटमॉस्फेयर है तभी हम सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। आपको पता है कि स्पेस में जो लोग जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करें जो उस पर ऑक्सीजन की, तो अगर जो हमारा एटमॉस्फेयर उसके अंदर 78% क्या है नाइट्रोजन है, 21% क्या ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? लगभग 99%। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 99% क्या है? 99% क्या है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है? 78% और ऑक्सीजन कितना है? 21%। और जो अदर गैसेज है वो कितनी है? कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, उसके अलावा और भी काफ़ी गैसेज हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप ये याद रखो कि आपके जो एटमॉस्फेयर है उसका 99% क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर उसका 99%, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज अवेलेबल है? नाइट्रोजन है जिसका 78% और 21% कौन है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है, देखो जरा सी है, 0.04% है, लेकिन ये 0.04% ही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखो आप। बस ये आप समझ लो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी गैसेज कितने परसेंट हैं? ओनली 1% है। उसमें काफ़ी सारी गैसेज आती हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है। उस 1% का 0.1% में से ये है, ये 0.04% कौन अवेलेबल है? कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है हमारे पास। और कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है आपको पता है? ये क्या करती है? प्लेनेट को गर्म रखती है। ये भी बताता हूँ मैं भी आप लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी हम। तो नाइट्रोजन क्या काम करती है? नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ में नाइट्रोजन हेल्प करती है। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है? जो सूरज से किरणें आती हैं, हीट आती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे जो प्लेनेट है अर्थ उसको गर्म रखती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये काम है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अर्थ पर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। क्यों? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी तो जो हमारी अर्थ है वो गर्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अगर बात करें डेंसिटी की, तो जो एटमॉस्फेयर है वेरीज विद हाइट। जैसे जो डेंसिटी है वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करती है? हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है। जो अर्थ का सरफेस होता है या सी लेवल है उसमें हम क्या होती है? हमारी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। हमारी डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है? सी लेवल पर हमारी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे हम हाइट की तरफ बढ़ते जाते हैं हमारी डेंसिटी घटती चली जाती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो लोग कहाँ पर माउंटेन्स पे या फिर काफ़ी हाइट पर जाते हैं, क्लाइंबर्स जो होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पे कोई लोग चढ़ते हैं, उन लोगों को वहाँ जाकर सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम है। वहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाती है, इस वजह से उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर मैं इसलिए वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी साथ लेके जाते हैं, कैरी करते हैं। अगर हो सके ज़्यादा दिक्कत आए, ज़्यादा प्रॉब्लम आते तो डेथ वगैरह भी हो सकती है उनकी, इसलिए अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वो साथ कैरी करते हैं। और अगर बात करें टेम्परेचर की, जैसे डेंसिटी तो रैपिडली डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। हम जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डेंसिटी हमारी कम हो रही है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर भी कम होता जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप में से कोई हिली एरिया पे जाते हो घूमने के लिए तो वहाँ पे आप लोगों को ठंड महसूस होती है। और रीज़न क्या है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, जैसे हम हाइट पे मूव करते हैं, हाइट के ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर घटता जाता है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी लोगों का? तो जो एटमॉस्फेयर है, अच्छा एक चीज़ हो, जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ पर क्या करता है? प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्या करता है? प्रेशर एग्जर्ट करता है। अब प्रेशर एग्जर्ट करने का मतलब है, जैसे एटमॉस्फेयर है ये पूरे अर्थ के सरफेस पे क्या कर रहा है? प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो कहीं उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, किसी जगह पे अर्थ का प्रेशर कम हो गया, हम मान लेते हैं इसे ये जगह है। अब इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो गया? जो एटमॉस्फेयर ने कम प्रेशर एग्जर्ट किया और इस प्लेस के ऊपर क्या कर दिया? एटमॉस्फेयर ने ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट किया। तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा?
इधर से हवाएं जो एयर है वो इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये मान लो हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है, तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विंड। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ना, विंड, हवा। तो वो कैसे चलती है, इसी से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वजह से। क्यों, जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अर्थ पर क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। जब प्रेशर एग्जर्ट करता है तो किसी प्लेस पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा और किसी जगह पे कम प्रेशर। तो जहाँ ज़्यादा प्रेशर लगता है वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, और जहाँ पे कम प्रेशर ये एग्जर्ट करता है वहाँ पे लो प्रेशर। तो जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को ये चीज़। अब हमारा बचता है एक टॉपिक, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर को और कंटिन्यू कर लेते हैं, अभी देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं अभी।